Okay, let's begin, my dear students. Today we are going to start class number 7 of the capital gain chapter. और लास्ट क्लास मैं आपको बोल ही चुका था कि किस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 50B, सेक्शन 50B, कैपिटल गेन इन केस ऑफ द स्लम्प सेल। स्लम्प सेल का पहले मतलब क्या होता है, इसको मैं पहले अच्छे से आपको समझाता हूं। आप लोग ध्यान देकर के समझिए। क्या है ना कि हम बहुत सारा एसेट्स, बंच ऑफ एसेट्स अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना, यहां पर वन और मोर अंडरटेकिंग को जब ट्रांसफर किया जाता है तो इंडिविजुअल एसेट्स का वहां पर वैल्यू नहीं निकाला जाता है। एक बार जैसे मान लो एक अंडरटेकिंग या एक से ज्यादा अंडरटेकिंग यानी बिजनेस को किसी दूसरे को बेचा जा रहा है, तो हमने उसको उस पूरे एसेट्स का उस पूरे बिजनेस का एक एसेट्स का दाम नहीं बताना है कि मशीनरी इतने रुपए का है, बिल्डिंग इतने रुपए का है, फैक्ट्री इतने का है, फर्नीचर इतने का है। आपका ये सब इंडिविजुअली एसेट्स का वैल्यू या लायबिलिटी का वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या करना है, हम एट अ प्लेस एक लंप सम वैल्यू मतलब इन टोटल वैल्यू बता देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं स्लम्प सेल। जैसे मान लीजिए कि कोई अंडरटेकिंग है जो सेल हो रहा है, कोई भी मान लीजिए ए लिमिटेड नाम की कोई अंडरटेकिंग है जो बिक रहा है, तो अंडरटेकिंग ने क्या किया ना कि पूरे अपने बिजनेस का एक लंप सम वैल्यू खरीदने वाले को बताया। उसने इंडिविजुअल एक एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू नहीं बताई है। कैसे बताया भाई, लंप सम वैल्यू एक बता दिया कि इसी लंप सम वैल्यू में आप क्या करो, खरीदो। तो दैट इज कॉल्ड द स्लम्प सेल। इसको स्लम्प सेल बोलते हैं। और इस स्लम्प सेल वाले टॉपिक में से आपको अब यह समझना है कि इसमें कैसे कैपिटल गेन होता है, सेल्स कंसिडरेशन कितना लिया जाता है, इन सब चीजों को मैं आपको बताने वाला हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, स्लम्प सेल मींस ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग। ध्यान से समझिए, पूरे अच्छे से मैं समझा रहा हूं। स्लम्प सेल मींस क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग फॉर अ लंप सम कंसिडरेशन। मतलब एक इन टोटल वैल्यू बता दिया जाता है विदाउट असाइनिंग टू द इंडिविजुअल एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन सच सेल। इस सेल में जो स्लम्प सेल होता है, इस सब स्लम्प सेल में एसेट्स और लायबिलिटीज, ऑब्वियस सी बात है ना कि कोई अंडरटेकिंग अगर सेल होता है तो सिर्फ उस अंडरटेकिंग का एसेट्स नहीं बिकता है, उस अंडरटेकिंग का एसेट्स और लायबिलिटी दोनों ही सेल होता है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना? ये सब समझ में नहीं आता तो अमलगमेशन वगैरह चैप्टर में आपको पढ़ने भी मिलता है। तो यहां पे पूरा एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों बिकेगा, लेकिन एसेट्स और लायबिलिटीज का इंडिविजुअल वैल्यू असाइन करने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या करेंगे, इन टोटल पूरे अंडरटेकिंग की वैल्यू बता दी जाती है। दैट इज कॉल्ड द स्लम्प सेल। अंडरटेकिंग में यहां पर क्या क्या इंक्लूड है, अंडरटेकिंग का मतलब क्या है, कई सारे बच्चों के दिमाग में बात चल रहा है। देखिए, अंडरटेकिंग सेल इंक्लूड एनी पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग और अ यूनिट और डिवीजन ऑफ एन अंडरटेकिंग और अ बिजनेस एक्टिविटी टेकन एज अ होल बट डज नॉट इंक्लूड इंडिविजुअल एसेट्स और लायबिलिटीज एंड अ कॉम्बिनेशन देयरऑफ नॉट कंस्टिट्यूटिंग अ बिजनेस एक्टिविटी। समझाता हूं मैं, पढ़ लेना आप लोग, अंग्रेजी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको मतलब समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ए लिमिटेड कंपनी का 3 डाइवर्सिफाइड बिजनेस था, ठीक है। एक उसका बिजनेस था, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, एक बिजनेस था उसका शूज बनाने का, ठीक है। फिर उसके बाद एक बिजनेस था उसका कोई मशीनरी छोटा हुआ बनाता था। एक बिजनेस उसका था जिसमें वह कोई फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी फॉर एग्जांपल मान लो बिस्किट्स बनाता था। तो उसने क्या किया ना कि अपने शूज बनाने वाले बिजनेस को वह बंद करना चाहता है। सिर्फ शूज बनाने वाले बिजनेस अंडरटेकिंग को उसने किसी और को ट्रांसफर किया, तो पूरे अंडरटेकिंग को, पूरे यूनिट को ट्रांसफर करा, वहां पर कोई इंडिविजुअल एसेट्स और इंडिविजुअल लायबिलिटी को ट्रांसफर नहीं किया जाता है। दैट इज कॉल्ड द स्लम्प सेल। इसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है, ध्यान दीजिए, टैक्स ट्रीटमेंट समझेंगे तभी सम बना पाएंगे। सेल्स कंसिडरेशन एज यूजुअल लिया जाएगा, मतलब जो वैल्यू में बेचा जाएगा अंडरटेकिंग को वही सेल्स कंसिडरेशन होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट, नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग, जो अंडरटेकिंग का नेटवर्थ होगा। नेटवर्थ कैसे निकाला जाएगा मैं आगे चल के आपको समझा रहा हूं, नेटवर्थ कैसे कंप्यूट किया जाएगा। नीचे यहां नेटवर्थ निकालने का फॉर्मूला भी दिया हुआ है। तो नेटवर्थ के बराबर ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट समझा जाएगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट यहां पर क्या बोला है आपको, अवेलेबल नहीं मिलेगा, नहीं होगा। और ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, इसको कैसे पता करेंगे हम लोग।
तो इसके लिए देखिए क्या बोला है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये कैसे हम लोग पता करेंगे। पढ़िए इस लाइन को मेरे साथ, लिखा है ना, इफ अंडरटेकिंग इज ओन्ड एंड हेल्ड बाय द एसएससी, जो बेचने वाला एसएससी है ना, जो बेचने वाला एसएससी है, अगर वो ओनर है, होल्ड करके रखता है एसेट्स फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ्स, देन द कैपिटल गेन शैल बी डीम्ड टू बी द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अदरवाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब जो एसएससी था, जैसे मान लो शूज बनाने वाला बिजनेस उसने खुद किसी से खरीदा था, अभी सिर्फ 18 महीने हुए थे उस बिजनेस को खरीदे हुए, लेकिन उस बिजनेस ने उसको इतना परेशान कर दिया कि उसका जो बाकी 2 बिजनेस था वो भी बंद होने के कगार पे आ गया, तो इसने शूज बिजनेस को बेचने का सोच लिया, 18 महीने बाद ही बेच दिया, 36 मंथ तो होल्ड करके भी नहीं रखा, तो इसको क्या बोला जाएगा, अगर उसको सेल कर रहा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। लेकिन मुश्किल भरे हालात में भी उसने उसको 6 साल चलाया, उसके बाद बेचा। 6 साल मतलब कितना महीना हो जाता है आपका, 72 मंथ, 72 मंथ बाद बेचेगा तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये सब समझने की बात है। फिर बोला when an undertaking is owned and held by the SSC for more than 36 months immediately preceding the date of its transfer, then it shall be treated as long term capital। बता चुका हूं। नेटवर्थ निकालने का फॉर्मूला देखिए यहां पर क्या है, नेटवर्थ कैसे हम लोग कंप्यूट करेंगे मेरे बच्चों, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ अंडरटेकिंग माइनस वैल्यू ऑफ द लायबिलिटीज करेंगे तो नेटवर्थ निकल जाएगा। इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशंस भी आते हैं, रिवैल्यूएशन वर्ड जरूर आपने पार्टनरशिप वगैरह का भी पढ़ा होगा तो सुना होगा। बोला इफ एनी चेंज हैज, रिवैल्यूएशन में क्या इफेक्ट है, इफ एनी चेंज हैज बीन मेड इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स देन सच चेंज आल्सो शैल बी इग्नोर्ड। अगर कोई एसेट्स लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हो रहा है ना, ट्रांसफर के समय, अंडरटेकिंग के ट्रांसफर के समय कोई एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हो रहा है, यानी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है, या एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है और लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है, तो इन सब चीजों को अंडर स्लम्प सेल करते वक्त इग्नोर किया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स, WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स लिया जाएगा। डेप्रिसिएबल एसेट्स होगा तो उसका रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द किस ब्लॉक का एसेट्स है उसको लिया जाएगा। कैपिटल एसेट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच द होल ऑफ द एक्सपेंडिचर हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। 35 AD का डिडक्शन मैं आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, देखो यहाँ पे लिख के भी दिया हुआ है, तो ये सब बात अभी दिमाग में मत लो, बिजनेस प्रोफेशन में उसको अपने देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद से यहाँ पे रिपोर्ट ऑन एन अकाउंट, ये एक आपका जस्ट अमेंडमेंट है, एक छोटा सा जो नए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट दिया है, इसको बस रीड कर लो आप लोग, इसको अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में लिख लो, जस्ट रीड, दिस इज अ वेरी रीडिंग स्टफ पॉइंट, है ना। देखिए, द एसएससी इज रिक्वायर्ड टू अपलोड 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम रिपोर्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फॉर्म नंबर 3 CEA। चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक रिपोर्ट एसएससी को सबमिट करना होगा, ठीक है, और किस फॉर्म में करना होगा, फॉर्म 3 CEA, इंडिकेटिंग द कंप्यूटेशन ऑफ द नेट वर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग और डिवीजन एंड, मतलब जिस समय वह अपना रिटर्न फाइलिंग करेगा एसएससी, उसके 1 महीने पहले उसको अपना रिटर्न सबमिट करने से 1 महीने पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर के साथ फॉर्म 3 CEA सबमिट करना पड़ता है, और उसमें यह बताना पड़ता है कि डिवीजन और अंडरटेकिंग का नेटवर्थ कितना है, ठीक है ना, ये उसको बताना पड़ता है 1 महीना पहले रिटर्न जमा करने से। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा एग्जाम्स का नहीं आने वाला। ये फॉर्म नंबर आपको याद रखना है अगर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछेगा तो, अदरवाइज इससे कुछ ज्यादा आपको आने का चांसेस नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 16 को एक बार देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 16 में आपको बहुत कुछ समझने को मिलने वाला है। देखिए क्या बोला है आपको यहाँ पर, एक्स लिमिटेड हैज सेवरल अंडरटेकिंग। एक्स लिमिटेड के बहुत सारे छोटे छोटे अंडरटेकिंग यानी यूनिट्स है। इसने क्या किया, एक्स लिमिटेड ने क्या डिसाइड किया, अंडरटेकिंग कैरिंग ऑन सेवरल बिजनेसेस ड्यूरिंग द ईयर 2021 द कंपनी सोल्ड वन ऑफ इट्स अंडरटेकिंग। कंपनी अपना एक अंडरटेकिंग बेच रहा है। क्यों बेच रहा है इसका कारण तो सुनो, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देखो आप लोग सेकेंड लाइन में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, as it was continuously generating loss since last 5 years for a lump sum value of rupees 300 lakh without assigning value to the individual assets and liabilities। जैसे ही 5 साल से उसका ये यूनिट परेशान कर रहा था, मतलब 5 साल, इसका मतलब आपको पढ़ के ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस एसेट्स को 5 ईयर से होल्ड करके रख रहा था, है ना। 5 ईयर से इसने एसेट्स को होल्ड किया था, अब ये कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए इस अंडरटेकिंग को, इस यूनिट को बेचने का कंपनी ने निर्णय लिया।
और बेचा कितने में, पूरा स्लम्प वैल्यू में, उसको एक लंप सम वैल्यू में स्लम्प सेल कर दिया उसको 300 लाख रुपीस में, और इंडिविजुअल एसेट्स और लाइबिलिटीज के वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, पूरे बिजनेस को वह बेचने का निर्णय लिया। बुक वैल्यू ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अंडरटेकिंग एज ऑन द डेट इज एज अंडर। बुक वैल्यू भी दिया है, मार्केट वैल्यू भी दिया है। 50 लाख का चीज 100 लाख में बिक सकता था, लेकिन वह बोला कि हम स्लम्प सेल करेंगे, बिजनेस ऐसे ही लॉस दे रहा है, जाएंगे इंडिविजुअल एसेट्स और लाइबिलिटीज को बेचने तो कोई एसेट्स नहीं भी खरीदेगा। अगर आपके घर में भी, अगर सोचो आपके घर में 4-5 बहुत सारे ऐसे चीजें जो आप बेचने का निर्णय लिए हो, अब बेचने जा रहे हो, अलग अलग बेचोगे तो हो सकता है जो खराब वाला होगा सामने वाला खरीदेगा ही नहीं। आप टोटल में एक साथ बेच दो, कोई दाम लगा करके सब खरीद लेता है। तो वही बात है यहां पर भी बिजनेस में। लैंड का देखो, यहां पर बुक वैल्यू है 50 लाख, वैल्यू ऑफ द पर्पस ऑफ स्टैंप ड्यूटी 70 लाख, मतलब अगर 70 लाख रुपया स्टैंप ड्यूटी लगेगा, बेचेगा तो स्टैंप ड्यूटी 70 लाख के ऊपर लगेगा, लेकिन मार्केट वैल्यू उसका 100 लाख रुपीज है। मशीनरी 70 लाख का है, WDVH पर IT एक्ट 60 लाख। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ दिस ब्लॉक दे रखा है, मैंने अभी ब्लॉक का रिटर्न डाउन वैल्यू के बारे में डिस्कशन भी किया था रूल्स पढ़ाते वक्त। ये आपको दे रखा है 60 लाख, लेकिन इसका भी मार्केट वैल्यू 100 लाख रुपीज है। फर्नीचर 50 लाख रुपीज दिया हुआ है, इसका WDVH पर IT एक्ट 90 लाख रुपीज है, लेकिन इसका मार्केट वैल्यू 75 लाख रुपीज है। स्टॉक 30 लाख का, मार्केट वैल्यू 35 लाख है। डेटर 40 लाख का, मार्केट वैल्यू भी 40 लाख है। क्रेडिटर्स 50 लाख का। लाइबिलिटीज भी तो बिकता है, एसेट्स ही सिर्फ सेल नहीं करती है कंपनी, एसेट्स के साथ साथ कंपनी लाइबिलिटीज भी सेल करती है। तो ब्रोकरेज ऑन ट्रांसफर 5% का लगेगा, 5% का 5% का ब्रोकरेज भी है। बोला है कैपिटल गेन कंप्यूट करो। कुछ मेरे बच्चों को ये भी दिक्कत हो रहा है कि सर अगर ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्लम्प सेल का क्वेश्चंस है। अरे बेवकूफो मेरे बच्चों, ये तो लिखा है, क्लियर कट लिखा हुआ है कि 5 साल यूज किया और लंप सम सेल कर दिया। लंप सम वर्ड में आप देख करके, और ये भी तो लिख दिया है ना, विदाउट असाइनिंग वैल्यू टू द इंडिविजुअल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। इंडिविजुअल एसेट्स और लाइबिलिटीज का वैल्यू उसने तय ही नहीं किया। तो यही तो मैंने इंडिकेशन आपको समझाया है स्लम्प सेल का, कि इंडिविजुअल एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूएशन वहां पर नहीं फाइंड की जाती है। इन टोटल पूरा वैल्यू निकाल करके एसेट्स और लाइबिलिटीज को, मतलब पूरे अंडरटेकिंग को बेच दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड द स्लम्प सेल। उसको हम लोग स्लम्प सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका सॉल्व कैसे करा जाएगा। सारे चीज आपके सामने है, कोशिश करता हूं इसको पूरा आपके सामने रख के आपको समझाऊं ताकि आपको बेहतर तरीके से इसको समझ में आ जाए। देखिए इसको ठीक से ही समझिए आप लोग, ब्रेक करके बड़ा बड़ा फंट रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए 5 साल से उसका बिजनेस लॉस दे रहा था, तो ये तो समझ में आपको आ गया कि लॉस में बिजनेस चल रहा था और 5 साल से ज्यादा बिजनेस को होल्ड करके रखा है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसके ऊपर होने वाला है। Since the undertaking is owned by the company for more than 3 years, hence the gain or transfer shall be liable to long term capital gain होगा। Calculation of cost of acquisitions, नेटवर्थ ही तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट होता है। मैंने रूल्स में पढ़ाया था कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नेटवर्थ होता है, और नेटवर्थ निकालने के लिए मैंने आपको वैल्यू भी बताया था मेरे प्यारे बच्चों। नेटवर्थ का वैल्यू मैंने क्या बताया था, देखो यहां पर नेटवर्थ का एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ अंडरटेकिंग माइनस वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज कर देंगे तो नेटवर्थ आपको निकल जाएगा। यही मैंने सिखाया था। तो यहां पर हम लोगों को एसेट्स और लाइबिलिटीज का नेटवर्थ भी निकालना है। देखिए हम लोग कैसे इसका नेटवर्थ सबसे पहले कंप्यूट किया जा रहा है। सबसे पहले नेटवर्थ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करेंगे, तो वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ अंडरटेकिंग, पूरा कितना एसेट्स टेकन किया है सबका बुक वैल्यू हम लोग लेंगे। कैसे बुक वैल्यू यहां पे लिया जाएगा, देखो मैं समझाता हूं। मतलब बुक वैल्यू और मशीनरी फर्नीचर ये आपका ब्लॉक ऑफ एसेट्स अगर है जो डेप्रिसिएबल एसेट्स है। मेरे बच्चों लैंड का ब्लॉक ऑफ एसेट्स का वैल्यू नहीं लिया जाता है। मैं एक एक चीज आपको डिस्कशन करता हूं, क्योंकि लैंड डेप्रिसिएबल एसेट्स नहीं होता। आप जमीन खरीद के रख दो, उसकी वैल्यू अब बढ़ेगा ही, कम होने का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, देखो यहां पर लैंड बोला है ना कि बुक वैल्यू ऑफ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स का बुक वैल्यू लिया जाता है। स्टॉक का भी बुक वैल्यू ऑफ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स। डेटर्स नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स,
ये तीनों का बुक वैल्यू लिया जाता है। लेकिन मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, फिक्सचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब चीज डेप्रिसिएबल एसेट्स होता है। जो डेप्रिसिएबल एसेट्स है उसका WDV एज पर IT एक्ट लेते हैं। ऐसा सर कहां आप बताए थे? ऐसे बोलते रहते हैं आप, देखो दिखा रहा हूं मैं। क्यों मैं ऐसे बोलूंगा तुम लोगों को? मैं अभी दिखाया था। डेप्रिसिएबल एसेट्स के केस में ये देखो, डेप्रिसिएबल एसेट्स के केस में हम लोग क्या करते हैं? WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स लेते हैं। बताया था ना? तो सामने है आपके पास रूल्स, उसी रूल्स को मैं फॉलो भी कर रहा हूं। देखिए, तो यहां पे हम लोगों का मशीनरी के केस में, मशीनरी के केस में आपका हमने क्या ले लिया यहां पर? WDV एच पर IT एक्ट लिया 60 लाख। फर्नीचर के केस में भी हमने WDV एच पर IT एक्ट लिया है ना? WDV एच पर IT एक्ट लिया है 90 लाख। दोनों सभी एसेट्स को एक साथ ऐड कर लिया, ये पूरा एसेट्स को एक साथ ऐड कर लिया। ये सारे एसेट्स को एक साथ ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद, ऐड करने के बाद ये 270 लाख। और यहां पर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स भी नॉन डेप्रिसिएबल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी डेप्रिसिएट वैसे भी नहीं होता है। तो आपका ये बुक वैल्यू लिया जाएगा 50 लाख, माइनस कर देंगे तो नेटवर्थ, नेटवर्थ निकल जाएगा। और नेटवर्थ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलते हैं। नेटवर्थ को ही हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, नेटवर्थ को ही बोलते हैं। तो ये भी हमने लिया। अब इसके बाद से हम लोगों का यहां पर कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। कैपिटल गेन निकालने से पहले सर आपने नेटवर्थ क्यों निकाला? क्योंकि कैपिटल गेन निकालते वक्त कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जरूरत पड़ेगी और नेटवर्थ ही तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है, तो इसलिए हमें पहले वो निकालना जरूरी था, इसलिए हमने निकाला। अब देखिए मेरे बच्चों, यहां पर कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ एक्स लिमिटेड हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। सेल्स कंसिडरेशन है 300 लाख रुपीज का। सम्स के अंदर ये सेल्स कंसिडरेशन लिखा हुआ है। जितना में स्लम्प सेल होगा वही स्लम्प सेल की वैल्यू को यहां पर सेल्स कंसिडरेशन लिया जाता है। फिर एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर 5% ब्रोकरेज के बारे में भी सब में जिक्र किया हुआ था, लास्ट लाइन में बोला हुआ था। तो 5% ब्रोकरेज लिया। NHC निकल गया, नेट सेल्स कंसिडरेशन 285 लाख। उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अभी अभी अपने निकाले थे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इसमें नील है बिकॉज इंप्रूवमेंट कुछ एसेट्स का हुआ ही नहीं था। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां पर 65 लाख का निकल गया। कितना आसान है ये सम। अगर आप लोग इसको, अब कोई बच्चा क्या करता है, कोई बच्चा नहीं, बहुत सारे ऐसे है ना, बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज लोग भी है ना जो पूरे टॉपिक को डिस्कशन ही नहीं करेंगे। कुछ चीज स्लम्प सेल मेन टॉपिक है। जैसे यहां से CA के एग्जाम्स में भी और CMA के एग्जाम्स में भी, दोनों में ही क्वेश्चंस पूछता है स्लम्प सेल से। अगर बच्चा लोग ये टॉपिक ठीक से करके गया और ये ऐसा ही क्वेश्चन आता है ना, तो आके बच्चे बोलते हैं एग्जाम से बाहर ना कि इस बार पूरा नॉन पेपर आ गया था, टैक्स का पेपर तो एकदम फाड़ दिया था, एकदम स्थिति खराब हो गया था एग्जाम हॉल में बैठ करके। अरे ये आपके इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल वाला ही तो पूछेगा, और ऐसा अननोन टॉपिक से पूछता है जिसको लोग ज्यादा कवर नहीं करती है, वहीं से क्वेश्चन उठाकर इंस्टीट्यूट देता है। तो आपको इन सब टॉपिक को ध्यान से करना है मेरे बच्चों, ठीक है, ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पे हम आते हैं। ये नया सेक्शन है, अभी हम 50B पढ़ रहे थे, अब हम लोग 50C पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन 50C देखिए, वैल्यूएशन ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ द लैंड बिल्डिंग और बोथ। वैल्यूएशन ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, सेक्शन 50C। कंडीशंस क्या है यहां पर? कंडीशंस को पहले समझने की कोशिश करें। कंडीशंस आपका कैपिटल एसेट्स बिंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ इज ट्रांसफर्ड। यहां पर कैपिटल एसेट्स जो ट्रांसफर किया गया है वह कैपिटल एसेट्स या तो लैंड है या फिर बिल्डिंग है या फिर लैंड बिल्डिंग दोनों ही है। कैपिटल एसेट्स या तो लैंड है या बिल्डिंग है या लैंड बिल्डिंग दोनों है। फिर वैल्यू एडॉप्टेड और असेस्ड और असेसेबल बाय द स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी एक्सीड्स 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन। यहां पर वैल्यूएशन हम लोग किस लिए करते हैं? टॉपिक का नाम क्या है अपना? वैल्यूएशन ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। लैंड बिल्डिंग या लैंड बिल्डिंग दोनों के केस में वैल्यूएशन ऑफ कंसिडरेशन किया जा रहा है।
क्योंकि वैल्यू एडॉप्टेड और असेस्ड और असेसेबल बाय द स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी। स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी गवर्नमेंट का अथॉरिटी होता है, ठीक है। एक्सीड्स 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशंस, 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन से अगर एक्सीड करता है स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी का वैल्यूएशन, स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी का वैल्यूएशन अगर एक्चुअल कंसिडरेशन से 110% से एक्सीड करता है, तब जाकर के ये अपना डिस्कशन आता है सेक्शन 50C का। टैक्स ट्रीटमेंट इसका क्या है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शैल बी द वैल्यू एडॉप्टेड और असेस्ड और असेसेबल बाय एनी अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी हमेशा स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है। क्यों भैया? हम अपने राज्य में, जैसे आई बिलोंग फ्रॉम द वेस्ट बंगाल स्टेट, ठीक है ना, तो वेस्ट बंगाल में अगर कोई भी प्रॉपर्टी हम बेचेंगे या कोई भी प्रॉपर्टी हम परचेज करेंगे तो उसका स्टैम्प वैल्यू जो होगा, जिस वैल्यू के ऊपर आपको रजिस्ट्री चार्ज देना होता है, उसको स्टैम्प वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। स्टैम्प ड्यूटी भी उसको बोलते हैं, जो आप रजिस्ट्री चार्ज देते हो उसको स्टैम्प ड्यूटी बोलते हैं। तो स्टैम्प ड्यूटी आप जो देते हो वो स्टैम्प वैल्यू के ऊपर देते हो, और स्टैम्प वैल्यू स्टेट गवर्नमेंट का अथॉरिटी डिटरमाइन करता है। हर राज्य में स्टैम्प ड्यूटी का जो रेट है ना, वो भी डिफर करता है, हर राज्य का अलग अलग है, समझे। तो यहां पर आपका हर स्टेट का मतलब अलग अलग है। तो ये हम लोग लेते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शैल बी द वैल्यू एडॉप्टेड और असेस्ड और असेसेबल बाय एनी अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ द पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। बता चुका हूं ये बात। Assessable value means the price which the stamp value authority would be adopted or assessed if it were referred to the authority for the purpose of the payment of stamp duty. Assessable value मतलब जो stamp valuation authority उसको assess करके जो value बताएगा या जो value बता सकता है उसको assessable value बोलते हैं। Tax point यहाँ पर क्या आपको बोला है? Where value adopted, assessed or assessable by the stamp valuation authority does not exceed 110% of the actual consideration, or where such value is less than actual consideration, then actual consideration shall be considered as the full value of consideration. देखिए गेम पॉइंट इस पॉइंट का क्या है? ये जो टैक्स पॉइंट जो 3 लाइन लिखा है ना, ये 3 लाइन, यही आपका 3 लाइन ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। ये 3 लाइन आपके इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी आप पढ़ने जा रहे हो बच्चों। देखो बोला है कि हम लोग कौन सा एसेसेबल वैल्यू को कंसीडर करते हैं। ध्यान से टैक्स पॉइंट ही आपको दिमाग में रखना है, बस टैक्स पॉइंट को ही आपको दिमाग में रखना है, ध्यान दीजिएगा। वेयर वैल्यू एडॉप्टेड और असेस्ड और असेसेबल बाय स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी डज नॉट एक्सीड 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन। अगर एक्चुअल कंसिडरेशन से स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी का वैल्यू 110% से ज्यादा नहीं होता है, या फिर वेयर वैल्यू इज लेस देन एक्चुअल कंसिडरेशन, जहां पर एक्चुअल कंसिडरेशन से लेस भी होता है, वहां पर एक्चुअल कंसिडरेशन को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता है, ठीक है। अगर मान लो कि स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने जो वैल्यूएशन तय किया वो 100 के बजाय 112 रुपया हो जाएगा, तो 112 रुपया आपका कंसिडरेशन वैल्यू माना जाएगा। लेकिन 110 रुपया मतलब 110%, ठीक है, 108 रुपया वैल्यूएशन उसके करके बताया, तो उस समय एक्चुअल कंसिडरेशन को ही हम लोग समझेंगे। या एक्चुअल कंसिडरेशन से कम वैल्यू होगा तभी एक्चुअल कंसिडरेशन को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन समझा जाएगा। देखिए यहां पर एक इलस्ट्रेशन इसके ऊपर बेस्ड अपने करते हैं तो ये पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। जब तक हम लोग प्रॉब्लम सम्स को डिस्कस नहीं करते हैं ना, तब तक कोई भी चीजें क्लियर नहीं होती है। ये एक प्रोविजन के ऊपर सम्स है, मतलब ये जो रूल्स मैंने आपको पढ़ाया ना मेरे भाइयों और बहनों, उस रूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉब्लम सम आपके सामने पेश किया जा रहा है। प्रोविजंस को इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझा रहा है इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, क्योंकि उसने भी बोला कि रूल्स इतना कॉम्प्लिकेटेड लिख के दे रखा है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ आवर गवर्नमेंट, कि उसको समझने के लिए आपको इलस्ट्रेशन समझ लेना ही ज्यादा आसान है। देखिए क्या बोला है यहां पर। मिस्टर राज जो है उनका एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है। मिस्टर राज का एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, एक्वायर्ड 10 months अगो फॉर ₹5 लाख। 10 महीना पहले इन्होंने 5 लाख रुपए में इस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया था। सॉरी 10 लाख रुपए में 5 लाख रुपए में 10 महीने पहले 10 months अगो 5 लाख रुपीज में इन्होंने प्रॉपर्टी को एक्वायर किया था।
फिर क्या हुआ, ही सोल्ड सच प्रॉपर्टी फॉर ₹6 लाख टू राजश्री, राजश्री को 6 लाख रुपए में प्रॉपर्टी बेच दिया। 10 महीने पहले का खरीदा हुआ प्रॉपर्टी उसने सेल आउट कर दिया। यहां पर 10 महीने पहले का खरीदा हुआ प्रॉपर्टी। क्या बोला है केस 1 में, स्टैंप ड्यूटी अथॉरिटी जो था, मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, स्टेट स्टैंप ड्यूटी अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ लिवाइंग स्टैंप ड्यूटी एडॉप्टेड वैल्यू ₹6,25,000। स्टैंप ड्यूटी अथॉरिटी बोला ना, राज को बोला, राज को, ठीक है, राज को बोला और राजश्री को बोला, राजश्री को बोला कि देखो राजश्री, तुम 6 लाख रुपए में प्रॉपर्टी खरीद रही हो, 6 लाख रुपया दे करके खरीद रही हो, लेकिन हम स्टैंप ड्यूटी का जो चार्ज करेंगे वो 6,25,000 रुपया के ऊपर करेंगे। किसके ऊपर करेंगे? 6,25,000 रुपया के ऊपर। मतलब स्टैंप ड्यूटी अथॉरिटी ने बताया कि हम जो लिवाइंग स्टैंप ड्यूटी करेंगे, स्टैंप ड्यूटी जो लिवाई किया जाएगा, लगाया जाएगा, वो 6,25,000 रुपए के ऊपर लगाया जाएगा। केस 1 में। केस 2 में हम बाद में आते हैं, और केस 2 भी पढ़ लो। और फिर दूसरे केस में स्टैंप ड्यूटी अथॉरिटी ने बताया कि हम 6,75,000 रुपए के ऊपर 6,75,000 के ऊपर स्टैंप ड्यूटी हम लगाएंगे। दो सिचुएशन है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान से समझो, थोड़ा लिख के बताता हूं आपको। देखिए यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करें आप लोग। 6 लाख रुपए का सेल्स हुआ है। सेल्स कितने में हुआ है? 6 लाख रुपए में सेल्स हुआ है। कितने में सेल्स हुआ है? 6 लाख रुपए में। 6 लाख का अगर आप 110% करते हो तो कितना आ जाएगा? 6,60,000 रुपया आ जाएगा। केस ए में बोला है, केस ए में बोला है कि वह 6,25,000 रुपया के ऊपर स्टैंप वैल्यू लेगा, और केस बी में बोला है कि 6,75,000 रुपीज के ऊपर स्टैंप वैल्यू लेगा। तो केस ए में देखिएगा, आप लोग ध्यान से समझिए मेरे बात को, मैं जो बोलना चाह रहा हूं अगर उसके ऊपर आप ध्यान दोगे तो क्लियर एक बार में समझ जाएगा। ये जो वैल्यू है ये 110% के वैल्यू से कम है, लोअर है, लोअर देन 110%। अगर ये 110% से कम है तब स्टैंप वैल्यू एक्चुअल कंसिडरेशन को लिया जाएगा, यानी 6 लाख रुपया को लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? और ये जो वैल्यू है ये 6,60,000 से ज्यादा है, यानी 110% से ज्यादा है, तब ऐसे सिचुएशन में स्टैंप वैल्यू ये 6,75,000 रुपया ही लिया जाएगा। समझ आया मेरी बात? अगर 110% से कम है तो एक्चुअल कंसिडरेशन आपका लिया जाएगा कितना? एक्चुअल कंसिडरेशन तब लिया जाएगा आपका, तब कंसिडरेशन लिया जाएगा, स्टैंप वैल्यू पर्पस के लिए कंसिडरेशन होगा आपका एक्चुअल वैल्यू। और यहां पर अगर 110% से ज्यादा है तो जो ज्यादा वाला वैल्यू रहेगा उसको लिया जाएगा। यही बात है, कोई बड़ा मामला ये नहीं है। अब देखिए ये बात आप समझ चुके हो। अब देखिए आपका यहां पर वही चीज को लिख करके पूरा एक्सप्लेन किया है सॉल्यूशन में। चलिए, सेल्स कंसिडरेशन दोनों में, केस ए में भी 6 लाख है, केस बी में भी 6 लाख रुपया है। वैल्यू एडॉप्टेड फॉर स्टैंप ड्यूटी 6,25,000, ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में, 6,25,000 लिया, एक बार 6,75,000 लिया हुआ है। यहां पर वैल्यू एडॉप्टेड फॉर स्टैंप ड्यूटी कौन सा लिया जाएगा? वैल्यू एडॉप्टेड फॉर स्टैंप ड्यूटी 6 लाख रुपया लिया जाएगा, क्योंकि 6,25,000 रुपया डज नॉट एक्सीड 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन, यानी एक्चुअल कंसिडरेशन 6,60,000 रुपया होगा। 6,60,000 रुपया से 6,25,000 रुपया कम है। अगर 6,25,000 रुपया 110% से कम है, यानी 6,60,000 रुपए से कम है, तो एक्चुअल वैल्यू को ही, एक्चुअल कंसिडरेशन को ही स्टैंप ड्यूटी का वैल्यू समझा जाएगा, यानी तब 6 लाख रुपया के ऊपर ही टैक्स लगेगा। ठीक है ना, स्टैंप ड्यूटी लगेगा। लेकिन यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर वैल्यू एडॉप्टेड फॉर स्टैंप ड्यूटी 6,75,000 रुपया है, जो कि 110% से ज्यादा है। 110% निकाल दो रे बाबा, 6 लाख का 110% तो 6,60,000 आएगा। 6,60,000 से 6,75,000 रुपया, मतलब 6,75,000 रुपीज इज ग्रेटर देन 6,60,000 रुपीज। सो वी विल टेक द वैल्यू ऑफ द स्टैंप वैल्यूएशन, वैल्यू ऑफ द स्टैंप वैल्यूएशन पर्पस 6,75,000 तब लिया जाएगा। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दोनों केस में माइनस कर दो,
तो यहाँ पर 6 लाख माइनस 5 लाख 1 लाख, 6,75,000 माइनस 75 मतलब 75 होता है बाबा। 6,75,000 माइनस 5 लाख, ये हो जाएगा 1,75,000 रुपीज। बिल्कुल सिंपल है, समझ भी गए हो आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना है हाई कोर्ट ये सब रीड कर लेना, इसको रीड कर लेना, इसमें मेरा कुछ बताने का बात नहीं है, आप लोग रीड कर लेना, ठीक है ना। देखो रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर के पास केस जाता है, क्या क्लेम होता है, हाई कोर्ट में डिस्प्यूट जाता है, ये सब बातें यहाँ पे लिख के दी गई है। मैंने जो सम्स का चीज था मैंने बता दिया। देखो ये चीज थोड़ा समझना है, जब आप बड़े हो जाओगे, पैसे बहुत कमाओगे, तुम लोग बड़े होकर के, तो प्रॉपर्टी अगर परचेज करोगे तो ये सब समस्याएं आपको मिलेगी। ये वाला सेक्शन आपको याद रखना होगा 50C, है ना। जब आप बड़े हो जाओगे, प्रॉपर्टी परचेज करोगे बड़े बड़े, तो उस समय आपको ये सेक्शन याद रखना होगा। वीडियो सेव करके रख लेना, काम आएगा। डिफरेंस इन डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डिफरेंस इन डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपने प्रॉपर्टी खरीदने का एग्रीमेंट अलग डेट पे किया, रजिस्ट्रेशन आप अलग डेट पे कर रहे हो। सिचुएशन क्या क्या होगा यहां पर देखो। वेयर द डेट ऑफ एग्रीमेंट, वेयर द डेट ऑफ एग्रीमेंट, वेयर द डेट ऑफ एग्रीमेंट फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। एग्रीमेंट डेट पे ही आप कंसिडरेशन फिक्स करते हो। आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हो, एक बार ध्यान से सुनना, आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि प्रॉपर्टी जब आप खरीदोगे तो अचानक तो ये कोई चावल दाल आटा तो है नहीं कि जाओगे दुकान पे, पैसा दिया, दाम पूछा, लेकर के चला आया, ऐसा तो होगा नहीं। आपको क्या करना होता है, आप प्रॉपर्टी खरीदोगे उसके 1 साल 6 महीना 4 महीना 5 महीना पहले कम से कम आपको जा करके जो सेलर है उसके साथ आपको बात करना होता है। उसी दिन आप तय करते हो, जा करके एग्रीमेंट करते हो। वो हो सकता है कि ओरल एग्रीमेंट ही क्यों ना हो, लेकिन एग्रीमेंट करते हो और उस समय बात होता है कि भैया आप प्रॉपर्टी कितने में बेच रहे हो, वो अपना दाम बताता है, आप निगोशिएट करते हो, फिर उसके बाद से दाम फाइनल होता है। और जब रजिस्ट्री करने जाओगे तो उस समय उसकी वैल्यू, स्टैम्प वैल्यू कुछ अलग हो जाएगी। और दूसरा सिचुएशन है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट्स। ऐसा नहीं है कि जिस दिन आप जाकर के प्रॉपर्टी के सेलर के साथ एग्रीमेंट कर लेते हो उसी दिन प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर तो उस दिन आपको प्रॉपर्टी होता है जिस दिन जाकर के आप रजिस्ट्री हाउस में अपने नाम से प्रॉपर्टी रजिस्टर करते हो, उस दिन एक्चुअली कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर माना जाता है। ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द एक्चुअल डेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहां पर आर नॉट द सेम, ये दोनों सेम नहीं होता है, ये बात सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, ये वाला बात गवर्नमेंट को भी पता है, इसलिए तो रूल बना के रखा है। बहुत खिलाड़ी आदमी है गवर्नमेंट अपना। तो ये क्या लिखा, कंडीशंस क्या है, द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन और पार्ट देयर ऑफ हैज बीन रिसीव्ड बाय वे ऑफ एन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट और थ्रू ए स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रांसफर। कंडीशन ये होता है, ऑब्वियस सी बात है कि जो सेलर है, जो प्रॉपर्टी का सेलर होता है, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि जिस दिन हम आज आकर के रजिस्ट्री करेंगे, जिस दिन रजिस्ट्री करेंगे उसी दिन आप ट्रांसफर करना, ऐसा वो नहीं बोलेगा। आप रजिस्ट्री करने के लिए जब जाते हो ना, आप जब रजिस्ट्री करने के लिए जाते हो उसके बहुत पहले आपसे वो बहुत मनी ले चुका होता है, 60-70% ले चुका होता है। उस बात की यहाँ पर जिक्र किया है कि ऐसा नहीं कि फाइनल डेट पे आप पैसा दोगे, फाइनल डेट पे रजिस्ट्री कराओगे, पहले से ही आप पैसा देते रहते हो, प्रॉपर्टी बुक करते हो, फिर कुछ परसेंटेज देते रहते हो, 1 साल 6 महीना 4 महीना 5 महीना निकलने के बाद आप जाकर के रजिस्ट्री करते हो। ट्रीटमेंट देखो इसका तब क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट क्या है आपको, द वैल्यू एडॉप्टेड और एसेस्ड और एसेसेबल बाय द स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट may be taken for the purpose of computing full value of consideration for such transfer। बोला है कि जो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी डेट ऑफ एग्रीमेंट पे जो वैल्यू एडॉप्ट करेगा, एसेस्ट करेगा या एसेसेबल करेगा, उसी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ सच ट्रांसफर समझा जाता है। मतलब स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी का वैल्यू ही फाइनल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन समझा जाता है। ठीक है,
रिवीजन ऑफ द वैल्यू ऑफ सच एसेट्स, क्या इस एसेट्स की वैल्यू रिवाइज हो सकती है, इसकी वैल्यू बढ़ सकती है। इफ द वैल्यू एडॉप्टेड फॉर स्टैम्प ड्यूटी पर्पस इज रिवाइज्ड इन एनी अपील, रिवीजन और रेफरेंस, द assessment earlier has been made amended to recompute the capital gain by taking the revised value as sales consideration। जैसे आपका जो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी था, वह स्टैम्प वैल्यू बहुत ज्यादा ही बता दिया, आपको उसके ऊपर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो आपने जाकर के हाई कोर्ट में अपील किया या कहीं जाकर के आपने अपीलेट अथॉरिटी में कहीं भी अपील किया, तो वैल्यू आपका रिवाइज हो गया। गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई इतना का वैल्यू नहीं है, तुमने गलत वैल्यूएशन किया। स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी भी गलत वैल्यू कर सकता है। स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी को बोला गया कि आपने वैल्यू ज्यादा कर दिया, थोड़ा कम करो, तो रिवाइज वैल्यू होगा, तो रिवाइज वैल्यू ऑफ द एसेट्स को सेल्स वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन समझा जाएगा। प्रोविजनल इलस्ट्रेशन इसके समझने की कोशिश करें आप लोग। इसका भी एक प्रोविजनल इलस्ट्रेशन है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप समझ भी सकते हो। चलो इसको अपने एक बार करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, मिस्टर राजेश हैज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। मिस्टर राजेश का एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, एक्वायर्ड किया था 15/11/2019 को, 15/11/2019 को ही बस एक्वायर किया था, 6 लाख रुपए में एक्वायर किया था। He sold such property for rupees 5 lakh to जयश्री और 18/8/2020, 18/8/2020 को प्रॉपर्टी बेच भी दिया। नवंबर 2019 में परचेज किया और आपका यहां पर अगस्त 2020 में प्रॉपर्टी को बेच दे रहा है। इसका मतलब 1 साल के अंदर अंदर प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। 1 साल के 12 महीने के अंदर ही प्रॉपर्टी बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा। फिर क्या बोला है, स्टैंप ड्यूटी ऑथोरिटी फॉर द पर्पस ऑफ लिवाइंग स्टैंप एडॉप्टेड वैल्यू फॉर ₹10 लाख। 6 लाख का प्रॉपर्टी राजेश ने जयश्री को 5 लाख रुपए में बेच दिया। लेकिन अब और जयश्री बोल रही थी कि 5 लाख रुपए के ऊपर मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगी, मैं तो 5 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रही हूं। स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी आया, पकड़ लिया, बोला चल बेरा ऐसा नहीं चलेगा, आपको 10 लाख रुपया इसके स्टैंप वैल्यू है, 10 लाख रुपीज के ऊपर आपको स्टैंप ड्यूटी देना होगा। स्टैंप टैक्स मतलब ड्यूटी मतलब टैक्स होता है। Assessing officer for computing capital gain on such transfer is taking sales consideration ₹10 lakh under section 50C। Assessing officer बोला कि हम कुंजय सर के यहाँ पे टैक्स पढ़ के आया है, 50C सेक्शन हम पढ़ा है, 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स होगा। On request of Mr. Raj, the matter being referred to valuation officer। ये मैटर चला गया वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास गया। फिर जाकर के वैल्यूएशन ऑफिसर इस झगड़े को सुलझाते हुए बोला कि ठीक है 9 लाख रुपया इसका वैल्यू हुआ, मतलब स्टैंप ड्यूटी 9 लाख रुपीज के ऊपर देना होगा। अब बोला है कि आप कैपिटल गेन निकालो, मतलब ऐसा सिचुएशन जहां पर स्टैंप ड्यूटी अथॉरिटी का वैल्यू भी आप मानने को तैयार नहीं हो, आपको लग रहा है कि स्टैंप ड्यूटी अथॉरिटी ने आपको ज्यादा वैल्यू बताया है, तो आप फिर असेसिंग ऑफिसर वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाइए। वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाकर के उसकी रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें वैल्यू ज्यादा लग रहा है। वैल्यूएशन ऑफिसर आपको सही कोई वैल्यू बताएगा, जो वैल्यू सही बताएगा उसके ऊपर आप टैक्स दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कैपिटल गेन इसके ऊपर कंप्यूट करना है। क्वेश्चंस पूरी तरह से समझ चुके हो आप लोग, आपके पास भी आपके 9 लाख रुपया सेल्स कंसिडरेशन तब यहां पर समझा जाएगा। 9 लाख रुपया जो डिस्प्यूट होने के बाद जो वैल्यूएशन ऑफिसर जो वैल्यू बताएगा वही वैल्यू कंसिडर किया जाएगा। एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर निल है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस कितने में, ये कैपिटल गेन किसको होगा, सेलर को हमेशा कैपिटल गेन होता है, यानी राजेश को, राज यहां पे लिखा है, राजेश का नाम, सेलर को होगा। तो सेलर ने कितना में एक्वायर किया था, 6 लाख में खरीद के, और जयश्री को 5 लाख में बेच रहा था, पकड़ लिया था वैल्यूएशन ऑफिसर उसको। तो 6 लाख रुपया कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन उसका माइनस होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उसको 3 लाख रुपया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों होगा भैया, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों होगा, क्योंकि उसने 12 महीने के अंदर अंदर ही प्रॉपर्टी को बेच दिया है। क्वेश्चन कितना बड़ा था, सॉल्यूशन 1 लाइन का है। यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि दिस आर द अननोन टॉपिक्स फॉर द एग्जाम्स which students generally do not revise or do not touch। टीचर आपका पढ़ा भी अगर देता है ना,
तो आप लोग टच नहीं करते हो, ये सब टॉपिक कर लेंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस करके जाते हो, दिक्कत तब वहां पे आता है आपके लाइफ में। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे आपको लेकर के आता हूं मैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन 17 भी आप देखो, देखो। अच्छा, हर दिन की तरह मैं आज फिर से बोलना चाहूंगा, ये सारे क्वेश्चंस क्या बुक में ही सॉल्व होंगे ना, आपके कॉपी में भी सॉल्व होंगे? आपके कॉपी में भी सॉल्व होंगे। या आपको आपके परीक्षा का, आपके एग्जाम्स का कसम है, आपको कॉपी पे एक बार अभी और एक बार बिफोर द एग्जाम्स प्रैक्टिस करना ही है आपको, ठीक है। एक बार अगर अच्छा नंबर ला दोगे ना तो सारा मेहनत आपको आसान लगने लगेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 17, मिस्टर ए who transferred land and building on 2/1/2021, जो 2/1/2021 को 2 जनवरी 2021 को अपना लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहे हैं, फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेट सेल्स कंसिडरेशन 10 लाख रुपीस का है उसका। वैल्यू एडॉप्टेड फॉर स्टैंप बाय स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी ने उसका वैल्यू बताया है आपको 12 लाख रुपए का। वैल्यू असर्टेन्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर 13 लाख रुपया वैल्यू बता दिया। वैल्यूएशन ऑफिसर के पास आप गए कम कराने, वैल्यूएशन ऑफिसर उसको और बढ़ा दिया, बोला ना, वैल्यूएशन ऑफिसर बोला 13 लाख रुपीस का वैल्यू होगा। दिस लैंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू मिस्टर ए by on the partial partition of his Hindu undivided family। मिस्टर ए को ये जो लैंड बिल्डिंग जो वह बेच रहा है ना, उसको कैसे मिला था? खरीदा नहीं था उसने, उसको अपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बंटवारे में उसको मिला था। उसका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बंटवारे में उसको ये लैंड बिल्डिंग मिला था, 1/4/2001 को मिला था, और बेच रहा है ला करके 21 में, 2021 में उसको सेल कर रहा है। 2001 का प्रॉपर्टी 2021 में बेच रहा है मिला हुआ। तो ये तो बच्चा, पागल बच्चा भी बता देगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसके ऊपर होने वाला है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड ऑन 1/4/2001 1 लाख रुपए का था। फिर देखो ई नंबर पॉइंट में आपको क्या बोला है, अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द अबव लैंड बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए लेकिन उस पे उसको लैंड मिला था, दिस लैंड मिला था, बिल्डिंग उसने बाद में उसके ऊपर बनवाया था, इंप्रूवमेंट। एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड 1/4/2004 को ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2004-05। 1/12/2004 अगर बोलेगा तो 4-5 प्रीवियस ईयर के दौरान उसने अपने बिल्डिंग को बनवाया है 2 लाख रुपए का खर्चा कर। बोला कैपिटल गेन निकालो। आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 17 को सीए में पढ़ते हो या फिर सीएमए में हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख दो क्वेश्चंस को। इलस्ट्रेशन नंबर 17 को वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन के तौर पे आप लिख दीजिए। होप सो आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्व पे। क्वेश्चंस आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पे भी है, आप लोग देख भी पा रहे हो उसको। अब आइए इसको सॉल्व पे हम लेके चलते हैं आपको। सेल्स कंसिडरेशन हायर ऑफ द फॉलोइंग को लिया जाएगा। देखिए बातें क्या क्या हुई थी, मैं सब बातें आपके सामने खोल के बोलूंगा। 10 लाख रुपए में उसने प्रॉपर्टी को बेचा। कितने में प्रॉपर्टी को बेचा? 10 लाख रुपीस में प्रॉपर्टी को बेचा। जो आपका वैल्यूएशन ऑफिसर नहीं, ये आपका यहां पर जो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी था, स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने आपको इसका वैल्यू कितने रुपए बताया? स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने बोला कि इसकी जो वैल्यू है 12 लाख रुपए का है। वैल्यूएशन ऑफिसर जाके बोल दिया कि 13 लाख रुपए का है, 13 लाख रुपए का है। बहुत गड़बड़ बात है भाई। तब ऐसे समय में क्या होगा? ठीक है ना, तब ऐसे समय में एक्चुअल कंसिडरेशन हायर ऑफ द फॉलोइंग को लिया जाएगा। हायर ऑफ द फॉलोइंग को लिया जाएगा। किस किस हायर ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू को लिया जाएगा? देखिए एक्चुअल कंसिडरेशन जो कि 10 लाख रुपए का है, और वैल्यू एज पर वैल्यूएशन ऑफिसर मैक्सिमम ऑफ द वैल्यू एडॉप्टेड फॉर स्टैम्प वैल्यूएशन 12 लाख रुपया। जो वैल्यूएशन ऑफिसर मैक्सिमम वैल्यू एक्स्ट्रा वाला, देखो जो आपका स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी और वैल्यूएशन ऑफिसर
इस दोनों में जो हायर वैल्यू बोलेगा उसका लोअर वैल्यू आपको लेना है। 12 लाख रुपया तब लिया जाएगा। मैक्सिमम ऑफ द वैल्यू एडॉप्टेड फॉर स्टैम्प वैल्यूएशन, स्टैम्प वैल्यूएशन के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितना लिया गया? 12 लाख रुपया। देखो यहां पर वैल्यू एसर्टेन्ड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर ऑन रेफरेंस बाय द असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर के रेफरेंस पे 13 लाख रुपया उसने वैल्यू एसर्टेन किया वैल्यूएशन ऑफिसर ने, लेकिन ये जो वैल्यू एडॉप्टेड फॉर स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी है वही वैल्यू 12 लाख रुपया वाला यहां पर लिया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो आइए यहां पर फिर हम कौन सा वैल्यू ले लेंगे? 12 लाख। इस दोनों में से जो हायर है, लिखा है ना यहां पर हायर ऑफ द फॉलोइंग, देखो मैंने उसको काफी बोल्ड कर रखा है हायर ऑफ द फॉलोइंग को, यानी 10 लाख और 12 लाख में कौन सा वैल्यू लिया जाएगा? 12 लाख। इसलिए आउटर कॉलम में यहां पर लिखा जा चुका है 12 लाख। इसमें से लैंड का हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि उसको एक्वायर कब हुआ था? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जब बंटवारा हुआ था 2001 में, तो उसका इस 2021 में अगर सेल कर रहा है तो 2021 प्रीवियस ईयर का इंडेक्स 301 है उसको न्यूमिनेटर में लिखेंगे, और 2001-2 का जो इंडेक्स है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, बिल्डिंग को इंप्रूव करा रहा है या इंप्रूवमेंट ही ऑब्वियसली बिल्डिंग बनाना उसके ऊपर, तो 2 लाख रुपए में बिल्डिंग बनाया, सेल वाले ईयर का हम लोग इंडेक्स न्यूमिनेटर में लिखते हैं, और जिस ईयर में बनाया 1/12/2004 को उसका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। क्वेश्चंस में देख लो ना रे बाबा, क्वेश्चन में देख लो, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 1/12/2004 को हुआ था, यानी 2004-5 प्रीवियस ईयर का इंडेक्स टेबल से जाकर के देखिएगा, इंडेक्स टेबल आपको बताया गया था, तो उसका इंडेक्स है 113। ये दोनों को सॉल्व करके इंटू 301 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 301 डिवाइडेड बाई 113 सॉल्व करके आपका जो आएगा ये दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेगा, और यहां पर एक बच्चा, नादान बच्चा भी बोल सकता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि 2001 की प्रॉपर्टी को 2021 में बेचा जा रहा है। तो ये आपका सेक्शन 50C था, जिसका दो प्रॉब्लम सब मैंने आपके सामने पेश किया। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे बच्चों, बहुत बार मैंने रिक्वेस्ट किया है, अगर आप मेरा थोड़ा सा भी अहमियत करते हो बड़े भाई के तौर पे, तो जरूर से आप इसको घर में सॉल्व करना अपने कॉपी पे, सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 50CA। सेक्शन 50CA में आप लोग आ जाइए, देखिए सेक्शन 50CA क्या बोलता है आपको? वैल्यूएशन ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ अनकोटेड शेयर। वैल्यूएशन ऑफ कंसिडरेशन की अनकोटेड शेयर के केस में क्या होगा? वेयर कैपिटल एसेट्स बिंग शेयर ऑफ अ कंपनी अदर देन अ कोटेड शेयर। मतलब बोल रहा है कि कैपिटल एसेट्स यहां पर शेयर है, इस जो लाइन मैंने अभी अंडरलाइन किया है ना रेड कलर से, उसका मतलब समझा रहा हूं। यहां पर कैपिटल एसेट्स शेयर है, और शेयर ये किसी कंपनी का है, और वो भी अनकोटेड शेयर है, जो कोटेड नहीं है। कोटेड शेयर होता है जो शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड होता है, अनकोटेड शेयर जो शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं है उसको अनकोटेड शेयर बोलते हैं। इज ट्रांसफर्ड फॉर अ कंसिडरेशन, उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, विच इज लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। और ट्रांसफर भी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर जो है, उस शेयर के फेयर मार्केट वैल्यू से कम दाम में उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। शेयर का जो फेयर मार्केट वैल्यू है उससे कम दाम में ट्रांसफर किया जा रहा है। देन ऐसे समय में कंसिडरेशन किसको समझा जाएगा? जिस दाम में ट्रांसफर किया जा रहा है वो दाम, वो प्राइस, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू को यहां पर कंसिडरेशन समझा जाएगा। तो दुनिया बोलती है, मतलब रूल बोलता है, सेक्शन 50CA बोलता है कि द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यहां पर फेयर मार्केट वैल्यू को ही हम लोग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन समझेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू को यहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन समझा जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। कोटेड शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होता है, कोटेड होता है, मैं बता चुका हूं आपको, ऑलरेडी बोल चुका हूं। आ जाइए नए पेज में, आप लोग अगले पेज में आइए। ये सेक्शंस भी, अच्छा ये जो मैंने अभी पढ़ाया ना, ये थ्योरीज में आपका आ सकता है एग्जाम्स में। सेक्शन 50CA खत्म है, एक लाइन का है, एमसीक्यू में आएगा। 2 लाइन शुरू का पढ़ो ना, एमसीक्यू बोलेगा ना कि कोई एक
अनकोटेड शेयर को ट्रांसफर किया जा रहा है 3 लाख रुपए में, लेकिन उसका फेयर मार्केट वैल्यू है 5 लाख रुपया। तो विच इज द नेट सेल्स कंसिडरेशन? ए ऑप्शन में दे देगा, ए में 3 लाख, बी में 5 लाख, सी में बोल देगा तुम लोगों का इन लोगों का कुछ और एक कोई मार्केट वैल्यू या कुछ करके दे देगा वो वैल्यू, और एनी ऑफ द अबव बोल देगा, नॉन ऑफ द अबव बोल देगा। तो आपको कौन सा लेना है? 5 लाख फेयर मार्केट वैल्यू, याद रखना बस यही। आ जाइए आप लोग यहां पर सेल्फ जनरेटेड एसेट्स के केस में, ये भी बहुत अच्छा सेक्शन है, बहुत, और एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी सेक्शन है, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। कैपिटल गेन इन केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड एसेट्स, कैपिटल गेन इन केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड एसेट्स के केस में कैपिटल गेन समझिएगा। सेल्फ जनरेटेड एसेट्स क्या क्या होता है, ठीक है, सेल्फ जनरेटेड एसेट्स क्या होता है? जो आपके गुड वर्क, ऑनेस्ट वर्क और लॉन्ग ड्यूरेशन तक वर्क करने की वजह से अराइज होता है। आज कोई कंपनी का अच्छा नाम बना हुआ है मार्केट में जिसकी वजह से आप उसको फॉलो करते हो, तो वो उसकी गुडविल होती है। गुडविल रातों रात नहीं जनरेट होता है, ठीक है, रातों रात नहीं होता है। इसके लिए आपको कई लॉन्ग ड्यूरेशन तक विथ ऑनेस्टी, विथ हार्डवर्क, विथ गुड वर्क, पब्लिक के सामने गुड प्रोडक्ट, गुड सर्विसेज के साथ आपको हमेशा तत्पर रहना पड़ता है, तब जाकर के ये गुडविल जनरेट होती है, जो कि सेल्फ जनरेटेड एसेट्स है। तो पढ़िएगा कि अगर कोई सेल्फ जनरेटेड एसेट्स आप ट्रांसफर करेंगे तो वहां पर कैपिटल गेन का क्या सिचुएशन होगा। देखिए बोला है एज पर सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए द फॉलोइंग एसेट्स आर सेल्फ जनरेटेड एसेट्स इफ दे आर नॉट परचेज्ड। मैं कुछ एसेट्स का नाम आपके सामने बोलने जा रहा हूं, अगर इस एसेट्स को खरीदा नहीं गया है, ये सारे एसेट्स हैं, इनको खरीदा भी जा सकता है, परचेज्ड गुडविल भी होता है, लेकिन अगर इनको नहीं खरीदा गया है तो ये सारे आपका सेल्फ जनरेटेड एसेट्स है। जैसे कि गुडविल ऑफ अ बिजनेस, टेनेंसी राइट। टेनेंसी राइट क्या होता है? जैसे आप अभी तो ये टेनेंसी राइट का सिस्टम भी बहुत जगह पे खत्म होता है। हमारे कोलकाता में बड़ा बाजार में ऐसा सिस्टम है कि बड़ा बाजार एरिया में ही ज्यादा है, पहले पूरे कोलकाता में ही था, लेकिन अभी ये सिर्फ बड़ा बाजार तक ही सीमित रह के चला गया है, कि जो लोग यहाँ के बिल्डिंग्स में काफी दिन से रह रहे हैं, जैसे कि पुराने बिल्डिंग में न्यू कंस्ट्रक्शंस जो हो रहा है उसमें ये रूल नहीं अप्लाई है। आज बड़ा बाजार एरिया में भी न्यू कंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उसमें ये रूल अप्लाई नहीं है, अपना कोचिंग सेंटर बड़ा बाजार में ही है। तो ये जो ओल्ड बिल्डिंग्स थे वहां पर अगर कोई आदमी 40 ईयर्स से 50 ईयर्स से अपने फैमिली या बिजनेस के तौर पे वहां पे रहता है, तो उसका उस जगह पे, उस प्लेस पे जहां पे रहता है 60 ईयर्स, कोई लोग तो 100 ईयर्स से उनका 2 जनरेशन पास कर गया, तीसरा जनरेशन उस जगह में रहता है, तो उनका एक उस फ्लैट में या उस बिल्डिंग में उनका एक राइट जनरेट हो गया जिसको टेनेंसी राइट बोलते हैं। अब जब उस बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा या बिल्डिंग सेल आउट होगा, जो पहले ओनर था वो सेल कर रहा है, तो उन टेनेंट लोगों को भी पैसे दे करके हटाने होते हैं। वो पैसे लेके जाते हैं, बोलते हैं हमारा टेनेंसी राइट है, मैं टेनेंसी राइट बेच रहा हूं, पैसे दो तब जाएंगे, ऐसे घर छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये होता है टेनेंसी राइट। फिर आपका आता है ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम एसोसिएटेड विथ अ बिजनेस। ये तो आपको पता है ट्रेडमार्क क्या होता है, ठीक है। देखो उसके बाद से आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे एडुकेंस का भी ट्रेडमार्क आपके सामने है, ठीक है। तो ये आपका ब्रांड नेम ऑफ द बिजनेस, रूट परमिट, ये सब व्हीकल के केस में होता है मेनली। फिर राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग्स। जैसे कई बार कुछ गुड्स या आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करने का, मैन्युफैक्चर करने का राइट सबके पास नहीं होता है, उसके लिए आपको गवर्नमेंट से क्या करना होता है, ये राइट या लाइसेंस परचेज करना होता है। कोई पार्टिकुलर गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता है। लूम आवर्स, लूम आवर्स, ये लूम आवर्स क्या होता है देखिएगा आप लोग। लूम आवर्स होता है कि आप किसी प्लेस को यूज करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी हमारी फैक्ट्री है, एग्जाम्पल समझाता हूं, उसमें हजारों की संख्या में मशीन्स लगे हुए हैं, लेकिन सारे मशीन पे मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता हूं, बहुत सारे ऐसा मशीन है जो मेरा खाली पड़ा हुआ रहता है, तो मैंने लूम आवर के हिसाब से ये राइट, मशीनरी को इस्तेमाल करने का राइट, जैसे अपना कोचिंग क्लास बहुत बड़ा है अभी,
तुम लोगों की कृपा से, भगवान का दुआ से। तो ये आपका, मैंने अपना एक रूम किसी दूसरे टीचर को बोला कि देखिए आप सुबह का 8 बजे से दोपहर का 2 बजे तक आप पढ़ा लो, ये लूम आवर्स में मैं आपको ये राइट देता हूं। मैंने ये राइट बेचा उसको, मतलब सुबह 8 से लेकर के और दिन का 2 बजे तक मैं उस कमरे में नहीं जा सकता, ना उसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, बिकॉज वो राइट उसने खरीद लिया पूरे 1 साल का और मैंने उससे पैसा ले लिया है। मशीनरी ये सब को यूज करेगा, उसको लूम आवर्स मिल, ये मशीन के केस में ही होता है लूम आवर्स। फिर राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, मेरा कोई बिजनेस और प्रोफेशन को कैरी ऑन करने का लाइसेंस, राइट, ये है। इसको भी अगर बेचा जा रहा है तो वह सेल्फ जनरेटेड एसेट्स सेल करना ही होता है। ये सारे सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द अबव एसेट्स क्या लिया जाएगा, बोला है। देखिए रूल्स अब सामने आता है, अभी तक तो सेल्फ जनरेटेड एसेट्स का नाम ही मैं आपको बता रहा था। एज पर सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट्स शैल बी डिटरमाइंड एज अंडर। बोला एक्विजिशन ऑफ सच एसेट्स बाय परचेज, परचेज प्राइस लिया जाएगा। अगर ये सारे एसेट्स, जो एसेट्स का नाम मैंने 1 to 7 अभी बताया, 7 एसेट्स का नाम, अगर ये सारे एसेट्स खरीदे हुए हैं तो जो परचेज प्राइस में खरीदा गया है, जो प्राइस दे करके उसे खरीदा गया, वही उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। और अगर ये नहीं खरीदा गया है, इसको सेल्फ जनरेट हुआ है, ये समय के साथ आपके साथ ये जनरेट हुआ है, तब इसका परचेज कंसिडरेशन नील लिया जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ द सेल्फ जनरेटेड एसेट्स जनरेटेड बिफोर 1/4/2001, अगर कोई सेल्फ जनरेटेड एसेट्स है जो जनरेट किया गया है 2001 के पहले, ट्रीटमेंट ऑफ द सेल्फ जनरेटेड एसेट्स जनरेटेड बिफोर 1/4/2001, 1/4/2001 के पहले सेल्फ जनरेटेड कोई एसेट्स है, देन क्या होगा, इफ अफोरसेड एसेट्स आर डेवलप्ड और परचेज्ड बिफोर 1/4/2001, द ऑप्शन ऑफ एडॉप्टिंग फेयर मार्केट वैल्यू शैल नॉट बी एप्लीकेबल। तब यहां पर फेयर मार्केट वैल्यू एडॉप्ट करने का ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड इवन इन सच केस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी कंप्यूटेड एज पर द अबव टेबल, और यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी अबव टेबल के हिसाब से कंप्यूट होगा। मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खरीदा गया होगा तो परचेज प्राइस लिया जाएगा, और नहीं खरीदा गया है तो उस समय उसका नील वैल्यू लिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होगा, देखिएगा, इंप्रूवमेंट इन केस ऑफ गुडविल, राइट टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एनी आर्टिकल, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शैल ऑलवेज बी नील। इन तीन, देखिए मैंने 7 सेल्फ जनरेटेड एसेट्स का नाम आपके सामने अभी बताया था, मैंने आपको अभी 7 सेल्फ जनरेटेड एसेट्स का नाम बताया था, जो कि अभी आपके स्क्रीन के सामने भी अवेलेबल है। इसमें से बोला है ना कि कौन कौन सा ऐसा सेल्फ जनरेटेड एसेट्स है, देखिएगा कौन कौन सा ऐसा सेल्फ जनरेटेड एसेट्स है। देखिए यहां पर बोला कि गुडविल, गुडविल, राइट टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एनी आर्टिकल, और राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन। गुडविल, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, और राइट टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एनी आर्टिकल्स। इन 3 चीज का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा नील होता है। बाकी का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ सकता है, लेकिन इन 3 का हमेशा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील होता है। अब देखो, आप आ जाओ यहां पर इस पॉइंट पे, ट्रीटमेंट ऑफ द सेल्फ जनरेटेड एसेट्स वाले पॉइंट पे। ट्रीटमेंट ऑफ द सेल्फ जनरेटेड एसेट्स बोला है, एज पर सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए gives an exhaustive list of the self-generated capital assets which are liable to tax. As per self-generated assets, excluding bonus share or right entities not mentioned above shall be out of the preview of the tax. मतलब अगर कोई बोनस शेयर है, राइट इंटाइटलमेंट है शेयर्स का, राइट शेयर जिसको बोलते हैं, वो उसको सेल्फ जनरेटेड एसेट्स के प्रीव्यू में फॉर द पर्पस ऑफ द टैक्स नहीं रखा गया है। अब देखिए यहां पर इंस्टेंसेस ऑफ द सेल्फ जनरेटेड एसेट्स ट्रांसफर्ड व्हिच डज नॉट अमाउंट टू कैपिटल गेन, कौन कौन सा ऐसा सेल्फ जनरेटेड एसेट्स है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट आपके सामने अभी डिस्कस कर रहा हूं। इंस्टेंसेस मतलब एग्जांपल्स होता है, एग्जांपल्स ऑफ अदर सेल्फ जनरेटेड एसेट्स ट्रांसफर ऑफ व्हिच डज नॉट अट्रैक्ट द कैपिटल गेन। मैं उन सेल्फ जनरेटेड एसेट्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिस सेल्फ जनरेटेड एसेट्स को ट्रांसफर करने पर भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होता है। पहला, गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन। जैसे आपको पता है कि मैं
टीचर हूं, टीचिंग इज माय प्रोफेशन। तो टीचिंग मेरा प्रोफेशन है और मैं अपने गुडविल को ट्रांसफर करूंगा किसी को, ये सेल्फ जनरेटेड प्रोफेशन। बिजनेस का गुडविल को ट्रांसफर करने पे कैपिटल गेन होगा, बिजनेस के गुडविल को ट्रांसफर करने पे कैपिटल गेन होगा, लेकिन प्रोफेशन, कोई डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टीचर है, प्रोफेसर है, ये लोग अपने प्रोफेशन के गुडविल को ट्रांसफर करेंगे, देन इट विल नॉट अट्रैक्ट द कैपिटल गेन, या कैपिटल गेन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ ट्री ग्रोन स्पॉन्टेनियसली सेल्फ जनरेटेड होता है, मतलब ऐसा पेड़ जो अपने आप ग्रो किया। मेरे पड़ोसी का एक बच्चा ने आम खाया, वो मेरे घर के पीछे खाली जमीन पड़ा था, वहां पर फेंक दिया, बरसात हो रही थी, फेंक दिया आम खा करके। उसका जो आम खाने के बाद से जो ये बचता है उसका बीज जो होता है, फेंका, और हमने देखा 10 साल बाद वहां पर पेड़ आ गया, बहुत बड़ा एकदम स्पॉन्टेनियसली, जो खुद ब खुद। हमने वो पेड़ लगाया नहीं था, उसको सिंचाई नहीं किया था, अपने आप वो धीरे धीरे हमने देखा पेड़ निकल आया है, बड़ा हो गया 10 साल में, 10 साल बाद वो मैंगो उसके ऊपर आना शुरू कर दिया। तो इसको स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्री बोला जाता है, और ऐसे ट्री को जब हम बेचते हैं तो कैपिटल गेन अट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिए, अ सेल्फ जनरेटेड फॉर्मूला if of its acquisition or improvement cannot be reasonably ascertained, ये बेकार है। अब देखो इसमें टैक्स ट्रीटमेंट इसका कैसे लिया जाएगा। टैक्स ट्रीटमेंट काफी ध्यान से देखिएगा, जिसके ऊपर सम्स बनाना है। ये जो रूल्स अभी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, यही रूल्स को फॉलो करके आपको अपने प्रॉब्लम सम्स सॉल्व करने होंगे। देखिएगा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। गुडविल ऑफ अ बिजनेस बोला है कि बिजनेस का गुडविल, प्रोफेशन का गुडविल बेचोगे तो इसमें तो कैपिटल गेन अट्रैक्ट ही नहीं होगा। तो गुडविल ऑफ अ बिजनेस, राइट टू कैरी ऑन अ बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन को कैरी करने का अधिकार, ये राइट है और वो गुडविल था, दोनों में फर्क है। बिजनेस प्रोफेशन को कैरी करने का राइट बेचा जाता है। राइट टू मैन्युफैक्चर और प्रोसेस एनी आर्टिकल, अगर ये 3 एसेट्स हैं, ये 3 एसेट्स ऐसे हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं आता, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा नील होता है। तो यहां पर इसका सेल्स कंसिडरेशन एक्चुअल लिया जाएगा जितना में बेचोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनका हमेशा नील ही होता है। मैं ऊपर अभी पढ़ा के आया हूं कि ऐसे 3 एसेट्स, गुडविल ऑफ अ बिजनेस, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, और राइट टू कैरी ऑन द राइट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट और आर्टिकल, तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा नील होता है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी नील होता है। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो भी ट्रांसफर लगेगा, मतलब बोनस, ब्रोकरेज वगैरह, ब्रोकरेज सॉरी बोनस नहीं। और यहां पर कैपिटल गेन सेल कंसिडरेशन लेस एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, यहां पर कैपिटल गेन किस अमाउंट के ऊपर होगा, यहां पर कैपिटल गेन सेल्स कंसिडरेशन में से एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर माइनस करोगे, जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू के ऊपर कैपिटल, उसी को कैपिटल गेन बोला जाता है, और उसी वैल्यू के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स कंप्यूट होता है। अगला पॉइंट है आपका, टेनेंसी राइट अगर होगा, रूट परमिट होगा, लूम आवर्स होगा, ट्रेडमार्क होगा, ब्रांड नेम होगा, तो इनको जब आप सेल करोगे तो इनका कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होगा। सेल्स कंसिडरेशन, यहां पर एक्चुअल सेल्स वैल्यू लिया जाएगा जिस वैल्यू में आप उसको बेचोगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील लिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, अगर इंप्रूवमेंट के लिए कोई अपने कॉस्ट खर्च किया तो वो एक्चुअल वैल्यू लिया जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, ब्रोकरेज माइनस होगा। कैपिटल गेन निकालोगे तो सेल्स कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस होगा और कॉस्ट ऑफ ब्रोकरेज माइनस होगा, जो वैल्यू बचेगा वही कैपिटल गेन का वैल्यू होगा। The above rule is applicable only in case of self-generated assets. In any other case, purchase cost shall be taken as the cost of acquisition and the expense of improvement shall be taken as the cost of improvement. अगर आपका सेल्फ जनरेटेड एसेट्स नहीं है तो जो भी एक्विजिशन का कॉस्ट लगा हुआ, एक्विजिशन का खर्चा माइनस होगा, इंप्रूवमेंट का खर्चा आपने किया तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस होगा सेल्स कंसिडरेशन में से, और जो वैल्यू बचेगा उसको कैपिटल गेन समझा जाएगा।
ये बात अभी तक आपको मैंने रूल में बताया। इसका प्रॉब्लम सम मैं आपको बताऊंगा, प्रॉब्लम सम तो इसका बताना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम सम आपको बता दूंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। चलिए प्रॉब्लम सम हम लोग इसका देखते हैं। लीजा ट्रांसफर द फॉलोइंग एसेट्स ऑन 2/5/2020। 2/5/2020 2 मई 2020 की बात है। प्रीवियस ईयर 2021 चल रहा था। कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 निकालना है आप लोगों को, कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। लैंड 1976 में एक्वायर किया गया था, कॉस्ट 25,000 रुपया में, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू मैं आपको कितनी बार बताया हूं कि वैसा एसेट्स जो 1/4/2001 के पहले 1/4/2001 के पहले खरीदा गया है तो उसका कॉस्ट और कॉस्ट एज ऑन द मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, एमवी मतलब मार्केट वैल्यू, एमवी का मतलब मार्केट वैल्यू, मतलब एफ एम वी फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 का 1 लाख रुपया, दोनों में से हायर जो वैल्यू होगा उसी हायर वैल्यू को हम लोग इक्विजेशन कॉस्ट यहां पर समझेंगे। और सेल की है उसने 30 लाख रुपए में उसी को। गुडविल ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कमेंसेस की थी 95 में, जिसका मार्केट वैल्यू 40,000 रुपया था, उसको बेची 2 लाख रुपए में। टेनेंसी राइट 30,000 रुपए का था, उसको बेचा 3 लाख रुपए में। और गुडविल ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन का गुडविल 96 में प्रोफेशन चालू किया था, 15,000 रुपया उसका मार्केट वैल्यू है, 1,50,000 में बेचा। और प्रोफेशन का तो कैपिटल गेन अट्रैक्ट ही नहीं होगा, मैं अभी अभी रूल्स में आपको बताया था। यहां पर कैपिटल गेन अपने कंप्यूट करते हैं, देखिए कैसे कंप्यूट करेंगे हम लोग। यहां पे देखिए कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ द लीजा, लीजा के हैंड में कैपिटल गेन निकालते हैं। असेसमेंट ईयर 2021, सेल्स कंसिडरेशन लैंड का 30 लाख रुपया होगा, गुडविल ऑफ बिजनेस का 2 लाख रुपया, टेनेंसी राइट का 3 लाख रुपया। सर गुडविल ऑफ प्रोफेशन क्यों नहीं लिए हैं? गुडविल ऑफ प्रोफेशन कैपिटल गेन अट्रैक्ट नहीं करता, इसलिए उसका कॉलम ही नहीं बनाया है। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने आपको रूल में बता दिया है कि उसके ऊपर अपने कैपिटल गेन होता ही नहीं है। देन दूसरा है एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर 2% ऑफ द अबव, ऐसा सम्स में ब्रोकरेज 2% ऑन ट्रांसफर बोला था, सभी का 2% निकाल दो। 30 लाख का 2% निकालोगे 60,000, 2 लाख का 2% निकालोगे 4,000, 3 लाख का 2% निकालोगे 6,000। तो ये निकल के आ गया आपका नेट सेल्स कंसिडरेशन माइनस करने से। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसको इक्वायर किया था आपने लैंड को, इस दोनों में से हाईएस्ट ऑब्वियसली लैंड आपने 2001 का लैंड 2021 में आप बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होगा। जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो आप क्या करोगे, 1 लाख इंटू इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय द इंडेक्स ऑफ 1/4/2001, मतलब 2001 का इंडेक्स लोगे, ये 3,01,000 रुपया आ जाएगा। गुडविल ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के गुडविल के केस में कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन हमेशा नील होता है, अभी अभी बताया था। बिजनेस के गुडविल के केस में कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन गुडविल ऑफ द बिजनेस में हमेशा नील होता है, ठीक है, देख लो आप लोग। अब यहां पर नील हो गया, उसका नील हो गया, और इसका टेनेंसी राइट का भी आपका नील है। टेनेंसी राइट को इसने खरीदा था 30,000 रुपया में, टेनेंसी राइट उसका, टेनेंसी राइट तो खरीदा नहीं जाता है, टेनेंसी राइट को उसने मार्केट वैल्यू था, उसने खरीदा नहीं था, देखो लिखा कॉस्ट नील, मतलब खरीदा नहीं था, रहते रहते उसका टेनेंसी राइट जनरेट हो गया था, सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड होगा तो उसको नहीं लेंगे हम लोग इक्विजिशन। यहां पर लिखा है एज पर सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए में। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तीनों में नहीं है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तीनों का आ गया। बहुत सिंपल सम है, ये भी सम आपको आज घर में प्रैक्टिस कर लेना है मेरे बच्चों, आज ये सम भी आपको अपने घर में प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ये तो बड़ा टॉपिक है, बोनस स्ट्रिपिंग भी बड़ा टॉपिक है। इसके बाद देखता हूं कितना और आप लोगों को पढ़ाना है इसमें। अगले क्लास में ये खत्म हो जाएगा और उसके अगले क्लास से डिडक्शंस चालू हो जाएगा। डिडक्शंस के बारे में मैं फर्स्ट क्लास में डिस्कशन ही किया था,
अगले क्लास में जो कैपिटल गेन चैप्टर का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। देन डिडक्शन से अलग है, डिडक्शंस फ्रॉम कैपिटल गेन ये है, इसी चैप्टर का अंग है, इसी चैप्टर का पार्ट है, लेकिन डिडक्शंस आपको बिल्कुल अलग पढ़ना है। डिडक्शंस जल्दी जल्दी आपका निकल जाएगा, डिडक्शंस में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन यहां तक ही मैं आज का क्लास रख रहा हूं। आप जरूर से यहां तक कंप्लीट करके अपना रखिए, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ज्यादा समय आपको नहीं बर्बाद करना, अपना प्रॉब्लम सम लेकिन आप जरूर से सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके एटलीस्ट आप लोग मुझे कम से कम इन्फॉर्म तो कर दो कि हाँ भैया या सर मैंने अपने सम को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उसमें जो मैंने अभी तक इधर स्क्रॉल कर रहा था मैं, तो वो सारे टॉपिक्स जो है उतना आपको वो उसमें सारे टॉपिक्स पढ़ना भी नहीं है, तो अगले क्लास खत्म भी हो जाएगा, हम डिडक्शंस में इंटर भी कर जाएंगे, ठीक है। चलिए आज का क्लास आप कहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।